इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना। इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, और इसीलिए चार्ज जो होगा नेचर में, जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को बोलते थे क्वांटाइजेशन। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा एक चीज और पढ़ी, SI यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्स इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कूलम्स में लिखना हो तो कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। और अगर पूछे कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1/1 को डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाय 6.1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -19 से डिवाइड कर देना है 1 को, तो वो आएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, देखो 6.25 10 to the power 18, है ना। तो फंडामेंटल चार्ज बहुत छोटा होता है, और एक कूलम्ब चार्ज के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपको पता चला कि कितना कंपैरेटिवली कितना छोटा चार्ज होता है चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है, चार्ज आपको प्रोड्यूस करना है, या फिर चार्ज को हमने क्या बताया था, मेथड जो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, उसमें क्या था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या करेंगे? प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे ट्रांसफर करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज को, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद है, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि प्रोटॉन्स मूव करते हैं, ये बताओ। प्रोटॉन्स क्यों नहीं मूव करते हैं? उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में कि बाहर? और न्यूक्लियस किसके साथ जुड़ा रहता है? एटम के साथ। तो अब एटम मूव नहीं करता, एटम क्या करता है? एटम तो वहीं रहता है भाई, एटम तो मूव कर नहीं सकती क्योंकि सॉलिड है। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये मान लो आप, मैं बोलता हूँ कि ये स्टील बॉल है या फिर ये एल्यूमिनियम की बॉल है, तो इसके एटम्स क्या मूव करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिकॉज इट इज सॉलिड। सॉलिड में चीजें मूव नहीं करती, लिक्विड होता तो फ्लो करते, ठीक है, गैस होता तो भी फ्लो करते, बट सॉलिड के अंदर एटम्स तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो फिर मूव क्या करता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और एटम वहीं के वहीं रहेगा। तो अब एटम वहीं के वहीं रहेगा तो प्रोटॉन क्या मूव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड है। अब न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, और प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, तो क्या मूव करेगा? द ओनली पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेटल्स के अंदर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स? गुड कंडक्टर्स। और मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं बेटा? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हो, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं अपनी जगह से और मूव करने लगते हैं, तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, या करंट मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, यानी वी वांट टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो इस केस में दो दो चीजें होंगी, एक तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, है ना, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स का मतलब चार्जिंग या फिर जनरेटिंग या ट्रांसफरिंग चार्ज ऑन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका क्या तरीका होगा? पहला तरीका होता है चार्ज कंडक्शन, ठीक है। दो तरीके होते हैं बेटा, एक हो गया चार्ज कंडक्शन और दूसरा है चार्ज इंडक्शन। चार्ज कंडक्शन एंड चार्ज इंडक्शन। तो पहला देखते हैं चार्ज कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना, बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। एक ऑब्जेक्ट था जिस पे चार्ज था, ठीक है, इसको बोल दिया नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, मैं इस चार्ज को नंबर 2 पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज है बेटा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं?
यस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने जो 2 नंबर वाली ये बॉल थी जो कि इनिशियली अनचार्ज थी, इसको एक वायर की मदद से कनेक्ट कर दिया। हाँ, 1 और 2 को एक वायर की मदद से कनेक्ट कर दिया। अब वायर में से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू ऐसे मूव करते हुए ये बॉल नंबर 2 पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चार्ज जो है वो बॉल नंबर 1 से जाके और 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ से गायब हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ कुछ चार्ज इधर से गायब हो जाएगा और वायर के थ्रू ट्रांसफर किस पे हो जाएगा? नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे चार्ज आ गया? यस सर, यस आ सर। गया। अब चार्ज आ गया, इसके बाद क्या मैं इस वायर को हटा सकता हूँ? वायर को हटा दूंगा मान लो मैं बाद में। यस तो सर। वायर मैंने हटा दी तो क्या हो गया, 1 पे से कुछ चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो गया। सो ये ट्रांसफर करने की के ड्यूरेशन में क्या मैंने इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आया मैं विद द हेल्प ऑफ वायर? यस, Yes, sir. यस सर। आई हैव डायरेक्टली कनेक्टेड दीज टू ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ वायर, है ना। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? Charging by conduction. चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, क्या अगर ये बॉल नंबर 2 इंसुलेटर होती या प्लास्टिक की बॉल होती तो क्या ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता? No, sir. नो नहीं सर। होता। बॉल नंबर 1 अगर आपकी कंडक्टर थी और बॉल नंबर 2 अगर इंसुलेटर होती तो क्या होता पता है? ये चार्ज ऐसे आता ही नहीं। ये क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स केवल आपके वायर के अंदर, वायर तो गुड कंडक्टर है तो वायर के थ्रू Yes, तो sir. आते, वायर के थ्रू तो आते, बट किस पॉइंट तक आते? सिर्फ इस पॉइंट पे आके, इस बिंदु पे आके रुक जाते, यहाँ पे आके रुक जाते, इसके आगे नहीं जा पाते, बिकॉज 2 नंबर बॉल इज ए बैड कंडक्टर। तो फिर हम 2 पे चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाते अगर ये इंसुलेटर होती। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्टर जो है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, उसके 2 मेथड है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। कौन लिख रहे हैं जी? गिरिजा लिख रहे हैं इंसुलेटर्स डोंट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, दे डोंट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखो बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? किसी दूसरे चार्ज के प्रभाव में, है ना, इन द विसिनिटी ऑफ सम हाईली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, क्या होता है इनिशियली ये जो बॉल है स्टील, अभी इन चार्ज को भूल जाओ जो यहाँ पे ड्रॉ कर रखे ना बेटा, इनको भूल जाओ। क्या है कि इनिशियली ये न्यूट्रल थी, इसमें नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस की संख्या बराबर थी। अब मुझे क्या करना है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट ये रोड है, आपको रोड दिखाई दे रही है, पॉजिटिवली चार्ज रोड, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज रोड को इस बॉल से टच नहीं कराना है, बट कुछ चार्ज जनरेट करना है या ट्रांसफर करना है इस बॉल पे। तो कैसे करते हैं, इनिशियली न्यूट्रल था बेटा ये इनिशियली ये स्टील बॉल है, न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब मैं इसको लेके आया पॉजिटिवली चार्ज रोड को इसके पास, तो क्या पॉजिटिवली चार्ज रोड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी? यस तो क्या Sir, एक होगा? बार दोबारा समझ- हाँ, रुक जाओ, एक वीडियो दिखा दूं आपको, मैंने ग्रुप्स में शेयर किया था, आपने देखा होगा तो। यस सर। देखी थी ना? तो देखो यस सर। वो वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्या, समझ नहीं आएगा, कम समझ आएगा, तो वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। अच्छा मेरे पास यूट्यूब का ऐप भी तो है मेरा। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना आप, फिर समझ आएगा। ये लो बीजेपी चलेगा पहले। वाह, हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल का मतलब क्या है बेटा, देखो आप यहाँ पे ये न्यूट्रल जो दिखाया इसने, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है, ठीक है बेटा। अब देखो अब क्या करेंगे, और राइट साइड वाला पॉजिटिवली चार्ज है, राइट साइड की जो बॉल है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब बोलोगे सर कैसे? देखो अभी इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम है, कम है। ठीक है। अब क्या किया, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉल को इसके पास लेके आया मैं, पास लाया बट टच नहीं कराया, देखो टच कराया
नहीं। No. तो क्या हुआ, अब देखो ये राइट साइड की बॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उस पे 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव। और लेफ्ट वाली में चार्जेस आपके बराबर थे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनिशियली इट वाज न्यूट्रल। तो जैसे ये पास आई आपकी पॉजिटिवली चार्ज रोड, तो देखो ये लेफ्ट वाले में राइट साइड में शिफ्ट हो गए नेगेटिव चार्ज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो राइट साइड में आ गए सारे सारे, है ना, दिख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ गया अट्रैक्ट होके पॉजिटिव की तरफ। Yes, sir. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो आगे क्या करेंगे। ऐसा होने के बाद अब नेगेटिव चार्जेस आ गए राइट साइड में इसके। अब मैं इस लेफ्ट साइड की बॉल को, देखो यहाँ पे इसमें राइट साइड में नेट नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिवली चार्ज राइट पार्ट ऑफ द लेफ्ट बॉल, और इसका लेफ्ट पार्ट है वो मोर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और ग्राउंड से देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाले पार्ट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड जो इसका था, ये लेफ्ट साइड वो नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था, तो उस पॉजिटिव चार्ज ने कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कैरी कर अपनी तरफ खींच लिए और न्यूट्रल बन गया। ठीक, अब मैंने ग्राउंड को हटा दिया और जो राइट साइड में बॉल थी उसको भी हटा दिया। अब देखो क्या हुआ, ये बॉल इनिशियली न्यूट्रल थी बेटा। Yes, sir. अब बताओ ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है? Negatively charged. आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ Because पे में negative charge ज्यादा है. नेगेटिव चार्ज नेगेटिव दो चार्ज एक्स्ट्रा ज्यादा है, है। ज्यादा है ना, 6 है नेगेटिव और पॉजिटिव 2 है। तो क्या हमने बिना टच किए चार्ज ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हमने इस पे चार्ज ट्रांसफर कर दिया? Yes, sir. यस ठीक Yes, है। sir. अच्छा मुझे बताओ, जो फर्स्ट हम बॉल लेके आए थे इसके पास, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉल लाए थे कि नेगेटिवली चार्ज? Positively charged. और इस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ बेटा? Negative charge. नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर जो हम जो चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं उससे अपोजिट वाला चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब हम चार्ज, अगर हमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा पास में, अगर पॉजिटिव प्रोड्यूस करना है तो नेगेटिव लाना पड़ेगा। और वही हमने देखा था चार्जिंग बाय कंडक्शन में, क्या था, नेगेटिव लेके आए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव लाओगे तो पॉजिटिव। Positively charged हो जाएगा. ठीक है, अब देखो मैं पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आया तो क्या होगा बेटा? वैसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इधर राइट साइड में इस बॉल के लेफ्ट पार्ट में नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेट नेगेटिव चार्ज, और इसके राइट साइड में नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा तो जो राइट पार्ट में नेट पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से फ्लो करके इस बॉल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर दूंगा और फिर इस रॉड को भी दूर ले जाऊंगा, तो क्या होगा, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो मैं इनिशियली पॉजिटिव रॉड इसके पास लेके आया और उसकी मदद से मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें बढ़ा दी। ठीक है, तो इसकी संख्या बढ़ाने से क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना? हाँ जी। सर अगर हम नेगेटिवली चार्ज रॉड लाते उसके कांटेक्ट में तो सर हाँ। क्या होता? अगर नेगेटिवली चार्ज, क्या होगा इसमें, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है यार? तो अगर नेगेटिवली चार्ज रोड उसके पास लेके आते तो क्या होता? ठीक है, एक बार ट्राई करें, ड्रॉ करूं? ठीक, यस यस सर यस। आप सब बताना, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया है? यस। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब क्या करेंगे बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनिशियली न्यूट्रल ये बॉल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और उन्हीं के साथ साथ नेगेटिव Negative चार्जेस charge. भी हैं, इनके साथ साथ ही हैं। तो इनिशियली क्या है, ये न्यूट्रल है। Neutral है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे बोला तब मनप्रीत ने कि सर अगर ये नेगेटिव चार्ज लेके आते तो क्या होता, मैं रोड लेके आया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नेगेटिव को? Sir, positive. और मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एटम्स से जुड़े हुए हैं, और नेगेटिव को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे ही आप ये रोड इसके पास लेके आओगे ना, तो इनिशियली न्यूट्रल थी ना, इसका क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करके आपके किधर चले जाएंगे, इस नेगेटिव से रिपेल होके दूर चले जाएंगे। चले गए, Yes, sir. रिपेल हो गए। Yes, अब क्या करा, ये रोड तो इसके पास ही रखूंगा क्योंकि ताकि ये रिपेल्ड होके दूर रहे नेगेटिव चार्ज।
अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको कनेक्ट कर दूंगा ग्राउंड से, ठीक है। यस सर। तो ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। कब तक जाएंगे, जब तक कि आपका ये राइट साइड वाला पार्ट न्यूट्रल ना हो जाए, राइट साइड ऑफ दिस बॉल है ना, लेफ्ट राइट में हमने डिवाइड करके तो देखा था कि इसका ये वाला न्यूट्रल ना हो जाए, है ना, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रल हो गया, अब क्या हुआ बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस्ड हो गए राइट साइड में। और क्यों हो गए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस रिपेल होके दूर गए थे वो ग्राउंड के अंदर मूव कर गए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ग्राउंड को भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ग्राउंड को कर दिया मैंने डिस्कनेक्ट, हट गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं इस रोड को भी दूर हट ले जाऊंगा, हटा के ये रोड भी हटा दी मैंने। तो अब क्या होगा, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ये फिर से इसके इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा हो गया। तो अब बताओ इस पे कौन सा चार्ज आ गया फिर, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। जब इसके पास नेगेटिव रोड आई तो कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आई थी तो कौन सा जनरेट हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव। ये कौन सा मेथड है, नाम मत भूलना इसका, मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्टर। अच्छा, ये मेथड केवल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली फ्लो कराना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो नहीं करेंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, ठीक है, हमें समझ आ गया ये। उसके बाद अब बताओ, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकर इन अ कंडक्शन। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकर इन अ कंडक्शन, कैसे होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, प्रोसेस ऑफ थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद कार। हाँ, थ्रू डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया था ना, विद द हेल्प ऑफ ए वायर। यस सर। यस, सो इट इज ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। किसी बच्चे को डाउट आए तो तुरंत पूछना है बेटा, नहीं तो धुआं दिखेगा पेपर में, है ना, धुआं नहीं देखना है हमें, ठीक है। ये तो पेपर ही लीक हो गया। वेन, बताओ इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए। क्या हो गया, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रोट इनटू कांटेक्ट विद अ न्यूट्रल कंडक्टर, कांटेक्ट में लेके आए तो व्हाट हैपेंस टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव तो ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है बेटा चार्जिंग का। इंडक्शन है। इंडक्शन। अरे फोटो मत देखो, चित्र को भूल जाओ तुम, कौन सा मेथड है। सर अगर हम पॉजिटिवली Conduction? चार्ज रॉड लेके आए तो फिर जो बॉल थी वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होनी चाहिए थी अगर इंडक्शन हो रही है तो। अरे वो छोड़ो, ये चित्र छोड़ दो, ये तो ऐसे ही कुछ ड्रॉ कर रखा था। ये बताओ मेथड, फिर बताता हूँ। ये कंडक्शन। कंडक्शन है ना, ब्रोट इनटू कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट Yes, कांटेक्ट। तो Direct कौन सा contact. मेथड है, यस सर। कंडक्शन। कंडक्शन। और कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज जनरेट होता है कि अपोजिट का। सम सेम सेम नेचर। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए थे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चार्ज। यस सर। हाँ, अब पूछो तमनप्रीत, क्या कह रहे हो, क्या चार्ज होगा। नहीं सर वो डायग्राम देखिए। यहाँ, अरे तो उसको भूल जाओ उसका, वो मैंने बताया नहीं आपको, पहले वाला क्लियर हुआ ना। पॉजिटिवली चार्ज रोड लाओगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इंडक्शन में, ठीक है। विच व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन प्रोसेस इन चार्जिंग अ कंडक्टर, कौन सा है की कैरेक्टरिस्टिक, क्या है इंडक्शन का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सेपरेशन होता है ना भाई, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। लेफ्ट हाफ में कोई चार्ज आ जाएगा, राइट हाफ में कुछ आ जाएगा, है ना, तो टेम्परेली सेपरेट आउट हो जाएंगे और फिर आप उसको ग्राउंड से कनेक्ट करके कुछ कुछ ट्रांसफर कर लोगे। तो द की कंसेप्ट इज कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव चार्ज क्या होता है, टेम्परेरी सेपरेशन अकर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में मैंने बताया आपको, ये वही डायग्राम है कि यहाँ पे सिर्फ ये येलो कलर का हाईलाइटेड पॉइंट, अभी देखो ब्लू से हाईलाइट करूंगा इसको मैं, केवल यहाँ तक ही चार्ज आ पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो केवल यहीं तक आ पाएगा, इसके आगे फ्लो नहीं करेगा अगर इंसुलेटेड बॉल हुई तो क्या बोलेंगे फिर, ऐसे तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते चार्ज को। तो एक मेथड मैंने आपको एनिमेशन में समझाया था, कैसे किया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन। एक एग्जांपल नहीं लिखा था बेटा, जैकेट और बलून को रगड़ के देखा था, फिर हमने देखा था कि Yes, बलून sir. है ना, तो वहां पे बलून को जैकेट पे रब किया था, तो फ्रिक्शन की वजह से जैकेट के ऊपर से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कहाँ हो गया था, बलून के ऊपर। यस, Yes, sir. तो दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये किन के लिए यूज होगा, ये बैड कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होगा। गुड कंडक्टर्स के लिए तो आपको बता दिया कि इंडक्शन या कंडक्शन हो सकता है, लेकिन चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर्स, अगर इंसुलेटेड मटेरियल था, जैसे बलून इज ए बैड कंडक्टर, रबर इज ए बैड कंडक्टर, जैकेट भी था वो भी वुल का होता है, बैड कंडक्टर था, तो उन दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है या चार्ज ट्रांसफर करना है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे, तो उनको आपस में रगड़ो, फ्रिक्शन करो, तो क्या होगा, चार्ज कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये हो गया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच लेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रॉन लविंग या फिर मोर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Yes, है ना, yes, तो sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से अत्यधिक प्रेम करे, है ना, जो प्रेम करेगा खींच लेगा अपने साइड इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, है ना। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये वही एनिमेशन है, इसमें हमने बलून को रगड़ा था, तो इलेक्ट्रॉन से इससे बलून से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, अब ये कूलम्स लॉ सर ने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ले लूं तुम्हारा टेस्ट। Yes, sir. चलो, कूलम्स लॉ क्या बताता है, Sir, it determines the force of a That it is force. directly Sir, proportional to determines charge. चलो हाथ ऊपर करो, एक एक करके ना सभ्यता से पढ़ेंगे ताकि सबको समझ भी आए। हाँ मोनिका आप बताओ पहले। Sir, it is directly proportional to the charge and inversely proportional to the distance between them. क्या इट इज क्या, Sir, Coulomb's law is directly proportional. Sir, क्यों, फोर्स, sorry, Yes, force sir, is the directly हाँ, proportional to charges between them and inversely proportional to the distance between them. चलो ठीक है। अब तमन्ना, तमनप्रीत आप बताओ। sir, हाथ it हाथ ऊपर quantifies रखना, the सबसे पूछूंगा सवाल, सबसे, तो सब हाथ जिनको भी sir, कंट्रीब्यूट it, करना हाथ quant- ऊपर। हाँ it quantifies for the force between the two stationary electrical charged particles. सही है, ठीक है। हर्षदा, सर यहाँ जो पे पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके बीच इंटरेक्शन होता है एंड देन दे क्रिएट अ फोर्स। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन है बेटा मोनिका, ये इक्वेशन है, इसमें के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के। सर की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मोनिका एक एक से, बट एक एक सवाल बेटा, सबसे एक एक सवाल, हाथ नीचे कर लो जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया वो। हाँ अच्छा सर मोनिका ये उसे, कूलम्ब कांस्टेंट होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम इसको। हाँ ठीक है। महानदा आप बताओ बेटा, आर आर जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस आर, महानदा, महानंदा, सॉरी महानंदा। आर सर, हाँ आर क्या है सर पता नहीं है सर मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अनामिका, व्हाट इज दिस आर बेटा, अरे ये रहा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, है ना, तो डिस्टेंस सेपरेशन, है ना। हाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, राइट, ओके। स्नेहा बेटा ये फोर्स हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव भी आ सकता है, स्नेहा। चलो अब मैं एक बार बताऊं फिर आप लोग बताना, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है बेटा, इट क्वांटिफाइज द फोर्स, इट क्वांटिफाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज पॉइंट मासेस, है ना, या फिर टू पॉइंट चार्जेस बोल दें, पॉइंट मासेस जो चार्ज है, या फिर टू पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं, राइट।
तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब आपको बताया था मास और चार्ज की बात कर रहे थे कि अगर चार्ज उपलब्ध है तो जाहिर सी बात है मास तो होगा ही होगा। तो दीज 2 पॉइंट मासेस आर चार्ज्ड एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट। मेरा कंप्यूटर में क्या क्या खुल गया यार, रुको। हाँ, सो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड कूलम्स लॉ क्वांटिफाइज, कूलम्स लॉ वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है कि कितना जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमें कूलम्स लॉ से वैल्यू मिलती है। और कूलम्स लॉ की 2 स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ charges and it is inversely proportional to the square of separation between these 2 point charges, ठीक है। इन दोनों बातों को इकट्ठा करके लिखा तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, और constant of proportionality लगाया तो K Q1 Q2 upon R square। ये K जो है ये depends upon the properties of medium between the charges। अब देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस थे बेटा, इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हमारे पास क्या हो सकता है, इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एयर हो सकती है, फ्री स्पेस हो सकता है, या फिर क्या और क्या क्या हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है। लिक्विड जैसे कि क्वेश्चन में बहुत सारा आता है कि डिस्टिल्ड वाटर है, या फिर आपका वो है क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिल्ड वाटर के अलावा और केरोसिन ऑयल है ना, ग्लिसरीन है। इस तरीके के क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो ये मीडियम जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है के की वैल्यू। तो के वैल्यू से हमें पता चलता है कि मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस क्या है, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला ही आप सबने लिख लिया होगा नोटबुक में, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसमें के की वैल्यू जो होती है फॉर फ्री स्पेस या एयर ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू भी आप नोट डाउन कर लो, जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं के वैल्यू नोट डाउन कर लो, और फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ नोट डाउन कर लो। ये प्लॉट है बेटा फोर्स और आर के बीच में। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स इनवर्सली आर स्क्वायर के साथ डिपेंड करेगा ना। तो देखो मान लो 0.5 आर पे फोर्स था 64 टाइम्स ऑफ एफ। तो ये आर हुआ, डिस्टेंस बढ़ा 2 पॉइंट मासेस के बीच में, ये 1 था, ये 2 था, ये 2 पॉइंट मासेस है और चार्ज्ड है। तो इनके बीच में दूरी जैसे आपने 0.5 आर से बढ़ाकर आर करी, मान लो ये दूसरा पार्टिकल इधर था, इससे मूव करके राइट साइड हुआ, आर पे गया, तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स 1/4 हो गया। जैसे ही डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स 1/4 हो गया। फिर ये डिस्टेंस फिर आर से बढ़कर 2r हुआ, यानी कि 2 नंबर पार्टिकल थोड़ा और मूव कर गया दूर, एक से थोड़ा और दूर चला गया। तो फिर से डिस्टेंस डबल हुआ और ये 16f से 4f हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 हो गया। सिमिलरली फिर आप 2r से बढ़ा के आपने 4r किया तो फिर से फोर्स 1/4 हो गया। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का वेरिएशन है। तो ये आपका प्लॉट ऐसा दिखेगा जब आप प्लॉट करोगे इसको, फोर्स एंड सेपरेशन, ठीक है। तो ये प्लॉट है बेटा, ये आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान रखो आपको, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि आई वांट टू फाइंड आउट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में मुझे आंसर मिले। तो देखो मैं अगर आपको बोलता हूं बेटा कि F applied on 2/1, फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल नंबर 2 बाय पार्टिकल नंबर 1, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो चित्र में देखो इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, -i कैप की +i कैप बेटा, -i कैप, यस। और इसका मैं फॉर्मूला लिखूं, मान लो मैं आपको फॉर्मूला लिखने लगूं, तो एक चीज बताना, K Q1 Q2 ये तो आप सबको पता है, राइट। यस सर। R21 मैग्नीट्यूड और इसका क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई किया वेक्टर R21 से,
तो अब मुझे बताओ वेक्टर R21 का डायरेक्शन कौन सा है? वेक्टर R21 का R12 सर पॉजिटिव आई R21 का डायरेक्शन कौन सा है बेटा? माइनस आई कैप की प्लस आई Plus कैप? प्लस आई प्लस प्लस आई कैप। तो क्या ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे डायरेक्शन वाइज? आंसर नहीं करेगा। यस सर कि नो सर? सर आपने बोला क्या? एक बार फिर से पूछता हूँ, रुक जाओ यार, एक सेकंड रुको, मेरे सिस्टम में बहुत कुछ खुल गया, ये बार बार हीटिंग कर रहा है यार, गर्मी इतनी हो गई, क्या करें। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ टाइम ऑफ 30 सेकंड्स। कुछ कुछ बंद कर देता हूँ मैं इसमें से। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि फोर्स F21 है, उसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव आई कैप है, और जो वेक्टर R21 है उसका वेक्टर R21 का पॉजिटिव आई कैप है, और फोर्स का जो है वो पॉजिटिव आई हो। पॉजिटिव आई कैसे है बताओ? पॉजिटिव आई कैसे है? रुको। किसने? सर हाँ सर जो F21 है सर, वो ऐसे नहीं होता कि फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, अगर हाँ 2 पे लगी तो सर उसकी डायरेक्शन बाहर वाली साइड नहीं होनी चाहिए? कहाँ बाहर वाली साइड बताओ? सर जहाँ पे आपने ड्रॉ किया ना F21 उसके ऑपोजिट साइड में, क्योंकि वो तो ऐसे 1 ने लगाई ना 2 पे। यस सर। तो मैं बोलो, रुको रुको रुको, अच्छा 1 ने लगाई 2 पे, मैं बोल दूं कि अनलाइक नेचर के चार्ज हैं इसलिए अट्रैक्ट कर लें, 1 वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बताओ तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यस सर। अट्रैक्शन होगा तो 2 वाला अपनी साइड खींचेगा ना, 1 वाला 2 वाले को। तो अब देखो, ये भूल जाओ, आप साइन की बात नहीं कर रहा, मैं जो ड्रॉ किया वैसे ही बताओ कि 2 अप्लाइड ऑन 2/1, तो 1 जो है 2 को लेफ्ट साइड खींच रहा है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा है? माइनस आई कैप बेटा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन से इनिशियल को जोड़ता है, तो इनिशियल पे टेल होगा और फिर फाइनल पे इसका हेड होगा। तो R21 दिख रहा है आपको? यस। यस तो R21 का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव आई कैप। पॉजिटिव आई कैप। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर्मूला में, या माइनस लगा देते हैं। F21 इज इक्वल टू माइनस KQ1Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा इनिशियली क्या था? देखो बेटा, अगर मैग्नीट्यूड में केवल लिखता ना, तो हमारा फॉर्मूला था KQ1Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, है ना, R21 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला था, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस। लेकिन अब मैंने क्या किया, डायरेक्शन भी साथ में ऐड करी, तो डायरेक्शन 21 लिखना है ना अगर साथ में, तो F21 के साथ माइनस साइन लगा दो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि चित्र में कि R21 इज पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उस तरीके से डिफाइन होता है। अदरवाइज क्या कर सकते थे? ऐसे लिखते F21 इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12। ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, R12 और F21 का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। बेसिक ये तरीका याद भी ना रहे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटिंग है ना, तो इसलिए आप इसको कर पाओगे। बच्चों ये समझ आया नीचे क्यूब कैसे हो गया? ये Yes sir. झूठी हाँ मत भरो, समझ आया? नो सर। रुक जाओ, ये तो सर ने बताया था F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, यस अब सर। सुनो, अब सुनो, ये केवल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि तीर का इसके ऊपर एरो हेड नहीं है ना बेटा, एरो हेड नहीं है, तो इसका मतलब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं
डायरेक्शन भी ऐड करना चाहूँ तो डायरेक्शन कैसे ऐड करते थे? आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, है ना? तो इसको क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम करते वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। Magnitude of that. ठीक है, अब इसको सोल्व करो, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आ नहीं जाएगा आपका ये ऐसा, इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर मिला के आर क्यूब हो गए, और आपको लास्ट में वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसी में डायरेक्शन ऐड करने हो तो डायरेक्शन कर लो, यहाँ 1 2 लिखोगे तो यहाँ 2 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ भी 2 1 लिख दो, तो ऐसा ही रहेगा। अगर यहाँ 1 2 की जगह, इधर 2 1 की जगह 1 2 ही लिखना है तो 1 2 लिख लो, लेकिन Minus. माइनस साइन लगा दो, क्योंकि फिर वो डायरेक्शन इधर से आपको चित्र से बताया अभी, समझ आया ना? अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर कैप क्या होगा? वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। Magnitude. ठीक है, घबराना नहीं है, छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं घबराएंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, देखो sir. ये सब लिखा हुआ है इस नोट्स में, सब कुछ लिख रखा है बेटा। ठीक है, ये 1 2 किया तो यहाँ 2 1 लिख दोगे तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ा, 1 2 किया और 2 1 लिख दिया तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, और वहीं अगर एफ 2 1 लिख रहे थे तो 2 1 लगाया तो नेगेटिव साइन आ गया, ये नेगेटिव इधर देखो आ गया। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लेना इसको। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन, इनको ट्राई करना आप पहले, तो आराम से हो जाएगा। दूसरा आप ट्राई करना, दूसरा ट्राई कर लोगे तो ज्योमेट्रिकल तरीके से होगा, विद सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, नोट्स भेजूंगा। नहीं सॉल्व होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वो वाला, वो कल की पीपीटी में ऐड करके लेके आऊंगा मैं, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब कूलम्स लॉ के बारे में आपको पता है? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो बताते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग भी समझ आया। अब ये चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, है ना? जो अब आपको कॉन्फिडेंस कम आ रहा है ना कि थोड़ा सा कि हाँ ठीक है थोड़ा और अच्छे से होए, तो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप इनको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना, उन नोट्स को मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, फिर से कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो भी पढ़ा आपने वो सब था ये दुनिया पहली ऐसी चीज 12th की जिसको समझना थोड़ा टफ होगा, इतना टफ होगा कि समझ जाओगे और पता भी नहीं चलेगा, बट इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, है ना? मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है। बट ये अलग है। क्यों अलग है बेटा? देखो, जैसे आप मास देखा था, पॉइंट मास देखा था तो फील कर सकते हो हाँ पॉइंट मास है। चार्ज देखा तो हाँ चार्ज है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फोर्स है तो हाँ फोर्स लग रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को ना आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट डाल के सोचना पड़ेगा, अच्छा ये फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है और प्रेजेंट है भी और नहीं भी के बीच की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, है ना? तो एक एक लाइन पढ़ना आप इसमें जो पीपीटी में लिखी है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो हेडिंग डाल लो नोटबुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट गिव मी अ थम्स अप जैसी हेडिंग डाल लो। आज तो प्यास इतनी लग रही है यार कि हाँ ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट कर लेंगे, जैसे इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही क्या। ठीक है, तो एक बार इसको ना पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ोगे ना, तो रीडिंग मारो तो आपको क्या ना थोड़ा सा एहसास फील होगा कि हाँ कुछ तो बात है। फिर मैं आपको समझाता हूँ, एक बार पढ़ो इसको। लेट अस कंसीडर अ चार्ज क्यू, धीरे धीरे पढ़ो और कोशिश करो समझने की क्या बोल रहा है। हाँ काजल।
सर वो मेरी क्लास एंड हो गई थी, क्या बताया था प्लीज रिवाइज करवा दीजिए। कब 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 ऐड होगी? सर अभी अभी। कुछ नहीं रिवाइज कराया, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको थोड़ा टॉपिक अलग है, हल्का सा अलग है। एक बार अभी स्टार्ट ही करा, एक बार पढ़ो आप इसको, फिर बताता हूँ, दोबारा बताऊंगा वही चीज। ओके। Let us consider a charge capital Q placed in vacuum। तो कैपिटल Q चार्ज रखा बेटा हमने वैक्यूम में, ठीक है। इस कैपिटल Q चार्ज से थोड़ी दूर जाके एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q रख दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q और पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और रिपल्शन का फोर्स आपको छोटे वाले चार्ज पे दिख रहा है ना, दूर भागने की कोशिश करेगा तो राइट साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ इफ द चार्ज q इज रिमूव्ड, अगर ये छोटे वाला चार्ज यहाँ से हटा दिया जाए, देन व्हाट इज लेफ्ट इन द सराउंडिंग्स। तो इसकी जो कैपिटल Q की सराउंडिंग्स में क्या बचेगा, सोचो उसके बारे में। अगर ये चार्ज स्मॉल q चार्ज यहाँ से हटा दिया जाए तो कैपिटल Q के आसपास क्या बचेगा? क्या इज देयर नथिंग और इज देयर समथिंग प्रेजेंट? सोचो। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब सोचो इस चीज को, सब बच्चे सोचो कि अगर मैं इस स्मॉल चार्ज Q को यहाँ से हटा दूं तो इस कैपिटल Q चार्ज के आसपास में कुछ बचेगा कि सिर्फ ये कैपिटल Q चार्ज ही रहेगा? इसके आसपास के स्पेस में, जो Q के आसपास का एरिया है, स्पेस है, जो जगह है, खाली जगह है Q के आसपास, उसमें क्या बचेगा? सोचो उस चीज को। टेस्ट चार्ज बचेंगे। विल देयर बी एनीथिंग या कुछ भी नहीं होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर कुछ होगा, टेस्ट चार्ज होंगे इसके। इलेक्ट्रॉन्स। कुछ भी बोले जा रहे हो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सर। देखते हैं अभी, उसी को बोलेंगे, रुक जाओ। तुम फील करो कि ये चार्ज क्यों था, इस क्यों ये छोटा चार्ज क्यों आया, तो ये फोर्स लगा रहा था, कूलम्स लॉ ने बताया, ठीक है। अगर ये सारा हिसाब किताब हटा दिया जाए, जो भी आपका ये है राइट साइड में सब हट गया, यहाँ कुछ नहीं, हट गया चार्ज, तो क्या ये जो इसके आसपास की जगह बची, इसमें कुछ है कि नहीं है? अगर कुछ नहीं होगा, अगर कुछ नहीं है, तो जब इस पे छोटा चार्ज क्यों आता है, जब इस जगह पे छोटा चार्ज क्यों आता है, तो फोर्स कैसे लगता है फिर? अगर यहाँ कुछ भी नहीं था तो इस बड़े वाले चार्ज का फोर्स इस पे लगता कैसे है? भाई कुछ भी नहीं है तो दूसरी चीज आने से इफेक्ट कैसे आ रहा है फिर? कुछ तो होगा जिसकी वजह से इन चार्जेस को पता चलता है कि हाँ दूसरा चार्ज आसपास है, कुछ तो होगा ना। अदरवाइज भाई मैं वापस से स्मॉल क्यू चार्ज को लेके आऊंगा तो इस पे फिर से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इस खाली जगह में कुछ तो होना चाहिए ना, जिसकी वजह से इन चार्जेस को आपस में पता चलता है कि हाँ दूसरा चार्ज आसपास है, रिपेल करना है कि अटैक करना है। यस यस सर। तो चार्जेस हटने के बाद भी कुछ चीज रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब इसके आसपास के स्पेस में, इसके आसपास के फील्ड में, इसके आसपास के जगह में जो भी चीज रह गई चार्ज हटने के बाद, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ देयर इज नथिंग एट द पॉइंट P, अगर पॉइंट P पे कुछ भी नहीं बचेगा, Q हटाने के बाद अगर कुछ नहीं बचा होता, देन हाउ डज अ फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस द चार्ज Q? तो पता कैसे चलेगा चार्जेस को? नहीं पता चलेगा, तो कुछ तो है। In order to answer such question and to study the effect of charge, concept of electric field is introduced। ठीक है, तो इस तरीके की चीज को जब ये आपको फील हुआ ना कि यार जब चार्ज आ जाता है तो आसपास में कैसे पता चलता है कि अट्रैक्शन करना है कि रिपल्शन करना है ना, तो वो जो चीज है वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंसेप्ट। जो चार्ज है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट, है ना बेटा। चार्ज हमेशा होता है, चार्ज तो आपका नेचुरली अकरिंग चीज है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन?
कि जब चार्ज आपस में आते हैं तो हाउ डू दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इट इज अ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। देखो अब तुम जो इनको जाना है ना पतली गली से निकल जाओ, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। जिनको पढ़ना है वो रुक जाओ। देखो बेटा, एक चार्ज ला रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आसपास में आपको कुछ दिखाई दिया, ये एरो हेड्स देखिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन जो ज्यादा व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। और जहाँ आप हर बार जाते जा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये फेंट होते जा रहे हैं, काले काले होते जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट से होते जा रहे हैं, इनकी ये फेडेड होते जा रहे हैं, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है बेटा, कम है। अब देखो, अगर मैं इसके पास एक और चार्ज लेके आता हूँ तो क्या होगा बेटा? सर अट्रैक्शन या वो रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये फोर्स जो मैंने वहां ड्रॉ कर रखा था, वो फोर्स आपको दिख रहा है रेड कलर के फोर्स एरो से, ठीक है। यस सर, अगर मैं इस येलो कलर के चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा पॉजिटिव चार्ज के, तो ये फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। देखो बेटा, बढ़ रहा है। यानी कि बोलने की बात ये है कि जब ये येलो कलर का चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग का मतलब जहां पे ये ज्यादा ब्राइटर है ना, देखो जितना नजदीक ब्राइटर है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हेन दिस येलो कलर का चार्ज कम्स इन मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है कि कम? ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये येलो कलर का चार्ज आया तो ज्यादा फोर्स लग रहा है। देखो, अगर इसी को दूर रखा होता वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स कितना छोटू सा लग रहा है ना? थोड़ा सर थोड़ा नजदीक लाए तो बढ़ गया। हाँ बेटा, सर इस चार्ज की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्या? वो बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे बेटा, अभी करेंगे, टेंशन ना लो। अभी तो मैं इसको जस्ट आपको डिस्कशन दे रहा हूँ। ये ऐसा, ये समझ आया कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ, केवल उतना समझो, नहीं तो है ना कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे बेटा। मुझे भी पता है जो आप बोल रहे हो कि सर टेस्ट चार्ज बच जाएगा, सर ये बच जाएगा, सर वो सब पता है मुझे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। बस ये बताओ कि इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है बेटा, क्या होता है ना, देखो हम पढ़ते हैं, हमें एक चीज क्लैरिटी दिमाग में रखनी है कि वी आर हेयर टू प्रिपेयर, हमें प्रिपरेशन करना है। तो उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपके उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उसी से पढ़ो। और जितना पढ़ा दिया कोशिश करो कि उतना पढ़ के उससे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लगा पाओ, है ना। सारी चीजें बताऊंगा मैं, क्यूरियोसिटी आपकी खत्म नहीं होगी, जो आप सोच रहे हो उस सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर मेरी क्लास में आप सब कुछ चीजें ध्यान से सुन के जाओगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा कि आपका ऐसा रह जाए कि सर ने ये शायद नहीं बताया, है ना। इतनी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा इसे, ठीक है। बस ये बताओ बेटा, जैसे जैसे ये चार्ज नजदीक आ रहा है इसके, तो फोर्स की देखो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, थोड़ा दूर गया तो फोर्स कम हो गया, और फेंटेड एरिया में गया तो और फोर्स कम हो गया। ये देख, ये समझ आया? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड क्या होता है, फील्ड का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो आपको बीच में रखा पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास के एरिया में क्या चीज है। जब कोई भी चार्ज नहीं होगा इसके आसपास तो क्या होगा? तो जो होगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, ये चार्ज था, इसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, जब ये दूसरा चार्ज है येलो कलर का जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, यानी चार्ज के नजदीक आएगा, तो कूलम्स लॉ भी बोलता है कि नजदीक आओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यानी कि नजदीक नजदीक में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास का जो एरिया है, बिल्कुल क्लोजर एरिया, वहां पे आपको दिख रहा है कि ब्राइटर एरोज दिख रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया। और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कम कम होता जा रहा है, पेंटेड होता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ना। तो इसीलिए जब ये चार्ज दूर रखा जाएगा तो इस पे फोर्स भी कम लगेगा, जब यही चार्ज नजदीक रखा जाएगा तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ नेगेटिव चार्ज रखने वाला हूँ पास में। देखो, कुछ समझ आया? यस सर। क्या नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है अब आपको? यस सर। पॉजिटिव का भी दिख रहा है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं?
यस सर। कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज नोटिस करो, नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये चीज दिख रही है, अट्रैक्ट कर रहा है। अंदर अंदर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा बाहर है। जा रहे हैं। बाहर जा रहा है। ठीक है, ये चीज देख लो, समझ आई। ओके, अब एक चीज और नोटिस कर लो, फिर आपको पढ़ाऊंगा वापस आगे। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब ये सेंसर है, ये येलो कलर का जो सेंसर है मैं लेके आया, ये देखो क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को कि रिपेल कर रहा है, सर अट्रैक्ट कर रहा है। अपनी तरफ खींच रहा है ना, फोर्स इसकी इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि अट्रैक्शन आ रहा है। यस सर। तो मुझे Yes, बताओ sir. कि ये जो सेंसर लिखा हुआ है, ये येलो कलर का चार्ज है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, और अगर यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या करता, रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब सेंसर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, सेंसर जो है वो पॉजिटिव है। किसी बच्चे ने टेस्ट चार्ज का नाम सुना है, टेस्ट चार्ज? यस सर। ये येलो कलर का चार्ज टेस्ट चार्ज ही तो है। यस सर। ये टेस्ट चार्ज, अब मैं पूछूंगी टेस्ट चार्ज बेटा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होता है कि नेगेटिव, क्या बोलोगे? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो ये जो है, ये जो येलो कलर का चार्ज है, इसको हम सेंसर बोल रहे हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये क्या है, ये बेटा आपका हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यही है टेस्ट चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वापिस स्लाइड पे आ जाते हैं वापस। तो अब समझ आया कि चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज होती है, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी है कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है? सर मैथमेटिक्स It is a mathematical tool to understand the attraction and repulsion between the point charges, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसको लिखते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q है बेटा, ठीक है। इससे कुछ दूरी r पर एक छोटा चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। देखो Q टेस्ट लिख दिया बेटा इस पे, Q टेस्ट, इसका मतलब ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का है कि नेगेटिव? तो देखो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दूर भगा रहा है इसको। तो यहाँ जहां ये रखा है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कैपिटल चार्ज q, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कैपिटल चार्ज q, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। लेकिन कितना कम हो रहा है, उसको अगर क्वांटिफाई करना है तो उसका फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू टेस्ट, ठीक है। जो भी टेस्ट चार्ज आपने यूज किया उसके मैग्नीट्यूड से फोर्स को डिवाइड कर दो, फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, कूलम्स लॉ से, 1/4 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 ये था, Q2 ये था, देखो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। डिवाइड कर दो Q टेस्ट से, तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये Q है, कैपिटल Q, इसको बोलते हैं बेटा सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो किसका सोर्स है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, सोर्स चार्ज। और जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस r, वो कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है स्मॉल q, ठीक। अब देखो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला लिख लो। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू टेस्ट चार्ज। क्यू टेस्ट मत लिखो, सीधा लिख लो फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू जो है वो टेस्ट चार्ज वाला ही होगा, सोर्स चार्ज नहीं लिखना क्यू में, आपको लिखना है टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो यहाँ पे है बेटा, इसको भी लिखा देता हूं मैं आपको, यही है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये एफ क्या है बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड। किसने एक्सपीरियंस किया? ये चार्ज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा। और ये क्या है? ये क्यू टेस्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि किसी डिस्टेंस आर पे जाके अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो कैसे करोगे? एक टेस्ट चार्ज लेके जाओ और उस पर जो भी फोर्स लगे उस फोर्स को मेजर कर लो, डिवाइड दैट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यस बेटा? यस सर। फाइनल फॉर्मूला लिख लो फिर इसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है बेटा? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। ठीक है जी, ये सोर्स चार्ज है। के आपका क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट है जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को डिफाइन करता है, मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टीज को। ठीक है। आर क्या है बेटा? जिस दूरी पे आप कैलकुलेट। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, शाबाश। तो अब आप सबको समझ आया। क्या टेस्ट चार्ज के बारे में 2-3 चीजें और बता दूं आपको? यस सर। ठीक है बेटा, देखो अभी आपको लिखवा देता हूँ टेस्ट चार्ज होता क्या है। टेस्ट चार्ज जो है आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बता रहा। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। नेचर। ठीक है। यस अच्छा, सर। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया था जब मैंने उसको थोड़ा डांट दिया था। क्या टेस्ट चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? जो होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है कि वो सोर्स चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, मतलब सोर्स चार्ज पे उसका हाँ कोई हाँ, प्रैक्टिकली तो यही है कि टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट वो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना हाई होता है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल देंगे इट डज नॉट हैव। आइडियल केस अगर देखें, आइडियली अगर बोलें तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फिर नहीं होगा, है ना? सर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचेस 0। हाँ, इट्स इलेक्ट्रिक, क्या लिख दे रहा हूँ यार मैं, मेरी अंग्रेजी वीक हो गई है, तुम लोगों से इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी मुझे। देखो फिर से स्पेलिंग बताना यार। इलेक्ट्रिक, हाँ अब सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है ना, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, है ना? और क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव भी होगा और यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट 1 लिख सकते हैं। अगर आपको दिया ना हो तो 1 यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 ले लो इसका, बाकी सब। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट चार्ज के बारे में चीजें पता चली। ये फॉर्मूला लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ये मैंने आपको दिखाया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ, यस सर। क्यों? देखो सर बिकॉज वो रिपेल करेगा। रुको, ये इक्वेशन देखो, इसमें 3 चीजें हैं बेटा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको क्या दिखा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस दिखा रही है। एक है फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या दिखा रहा है? फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। और तीसरी चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इसमें से हम लोग ये बताओ कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो मुझे बताओ यार कि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो अब टेस्ट चार्ज आपको बताया कि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है जी, तो टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज क्या फोर्स रिपल्सिव लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो Yes, इसलिए तो ये जो फोर्स है वो
रेडियली आउटवर्ड फोर्स ही दूर लग रहा है ना, फोर्स ही भगाने की कोशिश कर रहा है टेस्ट चार्ज को, तो इट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज से रेडियली आउटवर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टेड। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम है। सेम है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स इज सेम। तो देखो अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भाग रहा है। यस। यस सर। अगर यही नेगेटिव होता तो सर ये इनवर्ड आता है। तो इसके पास सर आता। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बोलो। सर अगर सर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम ही डायरेक्शन में होंगे ना? यस। अरे यार बेटा अभी तो दिखाया था, तुम लोग भूल बुद्धू हो गए हो एकदम। देखो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तमनप्रीत। यस सर। अब बताओ, अब मैं इसके पास टेस्ट चार्ज ले गया, अब बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको व्हाइट कलर के एरो से दिख रहा है और फोर्स रेड कलर से, डायरेक्शन सेम है। यस सर। क्योंकि यस सर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और दोनों देखो जिधर जिधर भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कहीं ले जाओ इसको, उसी डायरेक्शन में फोर्स है। क्यों? क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिधर जिस भी पॉइंट पे निकालूंगा मैं, मान लो ये मैंने सेंसर इधर रख दिया, टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, तो अब जिस इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना है, तो अब मैं फोर्स देखूंगा, फोर्स किधर पॉइंटिंग है? देखो इधर इधर रख लेते हैं, वर्टिकली Yes, अपवर्ड sir. अपवर्ड पॉइंटिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख लो, वर्टिकली अपवर्ड ही तो है। यस सर। बस फिर क्या दिक्कत है? और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव ना होता, यहाँ पे नेगेटिव रख लिया मैंने, तो भी सर सेम ही होता दोनों की देखो डायरेक्शन। देखो मूविंग इनसाइड द नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, फोर्स भी हो रही है, ठीक है ना? तो यही यस सर। तो यही दो चीजें यहाँ लिखी हुई है, एक ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड। ठीक है, चलो ये सारी बातें, कितने बच्चों को सब बातें समझ आई? हैंड एक बार दिल भेज दो, दिल नहीं भेजा है कई दिन से। हाँ फिर क्वेश्चन करेंगे। अबे दिल भेजना है, दिल दिल कैसे भेजते हैं? देखो हम भेज के दिखाते हैं तुम्हें। सर रिएक्शन नहीं आ रहा है मतलब। ओ माय गॉड, रिएक्शंस आर नॉट अलाउड। रिएक्शंस Yes. अलाउ कर, रुको रुको, कर दिए। अब भेजो, देखो अब भेजो ये। तभी मैं सोचूं यार ये क्या हो रहा था, मतलब तब इंटरेक्टिव हमारी क्लास बची नहीं थी ना, इधर से कुछ कुछ चलता रहे, आतिशबाजी तो मजा आता है। हाँ चलो बस बस समझ आ गया सबको ना। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया कोई भी कंसेप्ट, तो जेन्युइनली हैंड रेज करके पूछ लो बेटा, है ना? तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, ओके, बस करो अब, सवाल करें? चलो यस यस सर। सर करो सर, क्वेश्चन को ट्राई करो। आंसर जिसका भी आ जाएगा हैंड रेज कर लेना, बहुत आसान सवाल है। जो बच्चे पतली गली से निकलते हैं उनका क्या करना चाहिए बताओ? देखो 42 स्टूडेंट्स थे, अब 35 बच गए, मान लो 3-4 बच्चों का दिक्कत हो गया, इंटरनेट का, फोन बंद हो गया, ये हो गया, कुछ तो हैं जो भगोड़े हैं, क्या करें बेटा उनका? अपूर्वा का आंसर आ गया, शाबाश। उनको पकड़ के कूट देना चाहिए, है ना? उनको ऑफिस बुलाना चाहिए, बेटा जल्दी आओ, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, जल्दी आओ जल्दी आओ, दौड़े दौड़े आएंगे। और फिर क्या करना चाहिए? उनका टेस्ट ले लेना चाहिए कि आओ लाओ, स्कॉलरशिप तो मिलेगी पर उससे पहले टेस्ट दे दो है ना? तो जिनका आंसर आ जाए बेटा हैंड रेज करना, है ना? क्या भेज रहे हो यार ये?
कुछ बच्चे सर को चैट जीपीटी समझ लेते हैं, बताओ यार। कितनी गंदी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन भेजा है एक बच्चे ने, पेंसिल से लिख रखा है और समझ ही नहीं आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन मार्क, डाउट भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। डाउट पूछने का भी एक तरीका होता है ना यार, कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो बताओ, बता देंगे तुरंत, उसमें क्या है। कुछ बच्चे ऐसे करते, एक क्वेश्चन भेज दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के सॉल्व कर दिया, चलो, तुरंत दूसरा भेज दिया, वो भी सॉल्व कर दिया, फिर तुरंत तीसरा भेज दिया। ऐसा मन करता है भाई खुद भी पढ़ ले यार, है ना। हाँ, डाउट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बाकी सब ठीक है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस, ये पता है तुम्हें कहाँ से आए? डाउट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, एंट्री का तरीका थोड़ा कैजुअल है, उसमें Yes, sir. अनुभव सिंह बस्सी और उसका वो होता है ना, वो बनता है थोड़ा। Meme, sir. हाँ, मीम नहीं, वो एक्चुअली वो थोड़ा सा वो है, एक शॉर्ट सीरीज टाइप का बना रखा उन्होंने, जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, सर का नाम पता नहीं कौन है वो, और अनुभव सिंह बस्सी। कोई बात नहीं, अब चलो लेट्स कंटिन्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम्ब इज दिस। ठीक है, तो क्या दे रखा है बच्चों हमें यहाँ पे, क्या क्या वैल्यू दे रखी है? चार्ज की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Charge तो हमें is- फोर्स दे दिया, Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर दे दिया बेटा, तो इसको क्या दिया, 1 × 10⁻⁻6, यानी कि 1 माइक्रो कूलम्ब इज द फोर्स। Sir, 1.5 दीजिए फोर्स तो। अच्छा, ये 1. चार्ज, ओ सॉरी, हाँ ये चार्ज दे दिया यार, गलती कर दी मैंने, शाबाश। तो 1.5 × 10⁻³ न्यूटन Newton. ये दे दिया, और चार्ज क्या दिया है, मैग्नीट्यूड 1 10⁻⁻⁶ तो जो आपका क्यू टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना लिखा है, 1 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है बेटा, सर अब फाइंड कूलम, द, सर क्यू के बाद आपने न्यूटन लगा दिया। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो ऐसा है बेटा, क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे कोई बड़ा चार्ज क्यू रखा होगा, उससे कुछ दूरी पे गए हम आर डिस्टेंस पे, और वहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है स्मॉल क्यू, ये क्यू टेस्ट चार्ज रखा, और इस टेस्ट चार्ज ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया बेटा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया है ना। तो इस जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया उसका मैग्नीट्यूड भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो अब पूछ रहा है कि गिव मी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये फोर्स वेक्टर था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग रहेगा, यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का सेम डायरेक्शन रहता है, तो सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे आई नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फॉर्मूला है बेटा, E is equals to F by Q. फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू टेस्ट। चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू टेस्ट। ठीक है, अब इसमें सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी बच गई, मैग्नीट्यूड इज स्केलर थिंग। अब बताओ फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 1.5 -3 न्यूटन है, तो ऐसा ही यूनिटी है। ठीक है, और Yes. चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 × 10⁻⁻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 
10 raised to 12 minus 1.5 into 10 to the power 3 minus न्यूटन पर कूलम। 3 आएगा बेटा, -3 नहीं आएगा, -6 ऊपर जाके -3 + 6 कितना हो जाएगा, है ना, 1.5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज रखोगे एज ए टेस्ट चार्ज तो उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन। ठीक है, तुम्हारा आंसर जो आया है वो सही है, ये इसका सोल्यूशन है, देख लो। F = QE होता है या QE = F/Q कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किस बच्चे को डाउट है बेटा अब इसमें?
कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ठीक है, तो देखो इस चीज को हम एक इस तरीके से भी लिखते हैं, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, वही है, क्यू को ऊपर ले जाके इसे मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई बच्चा घबराए ना, एफ इक्वल टू क्यू ई कहाँ से आ गया। ठीक है, अब करो एक और क्वेश्चन। ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास दिस हैविंग चार्ज दिस, तो देखो आपको बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो किस पे होगा, किसी ना किसी मास पे होगा। तो इस केस में एक वाटर ड्रॉपलेट है, उस पर ये चार्ज है। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड इन द रूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रूम, बताओ, अब करो कोशिश। सर ये जो mg है m में मिली है। जी में वैल्यू जो दे रखी है ये, हाँ मिली मिली 10 मिलीग्राम्स, ड्रॉप जो है उसका मास जो है वो 10 मिलीग्राम्स है। वाटर ड्रॉपलेट है ना बेटा, सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मतलब कि हवा में खोई खोई सी हवा में अटकी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिलीग्राम ही होगा। ओके सर। जिस भी बच्चे को हो जाएगा हैंड रेज करेंगे। क्या करना है बेटा, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है ना। देखो थोड़ा ही हिंट दे रहा हूँ, जो बच्चे कंफ्यूजन में आ रहे हो। हाँ किसका हुआ, गिरी जाने कर लिया, शाबाश बेटा। देखो यार, ये रूम जो है, ठीक है, रूम है ये रूम। ठीक है, रूम में एयर, तो एयर वेयर का कुछ जिक्र नहीं है, तो क्या एयर की बात करेंगे, नहीं करेंगे, एयर को मिटा दें, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को सस्पेंड कराए हुए है। ये एक ड्रॉपलेट है बेटा पानी की, क्या इस पे इसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, यस सर। यस सर। यस वो सर। कितना होता है m/g। ठीक है, यस सर। अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो एक बात बताओ, क्या ये खुद से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि खुद का वेट चाहे कितना भी कम हो लेकिन वो नीचे ही गिराएगा। यस सर। यस सर। तो इसके अपोजिट में कोई कूलाम्बिक फोर्स एक्ट करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। यस सर। जो इस mg को बैलेंस कर सके, तभी तो ये सस्पेंडेड रहेगी ना। यस सर। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड का मतलब है कि एक जगह रुक गई है हवा में। अरे कभी सस्पेंडेड देखा है कोई ऑब्जेक्ट,
नहीं देखा? ऐसे खोया खोया कोई चीज उठी और ऐसे उठ गई, ऐसे ही रुकी हुई है। कभी कभी फूलों में से नहीं उड़ते हैं, आपने देखा होगा कि एक फूल होता है जिसमें से वो उड़ता रहता है, कुछ ऐसे उड़ता चला जाता है, फूल के कुछ टुकड़े होते हैं, गाँव में देखा होगा, देखा है? यस सर सर ऐसे सॉफ्ट जैसे फूल सा होता है, एक उस पे सीड होता है Yes, बिल्कुल, sir, है ना, देखा है। सॉफ्ट, वो हवा में से Yes, है ना, तो yes. सस्पेंडेड जैसे है ना, कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, बस एक ही जगह रुक गया है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि नेट फोर्स जीरो हो गया है ना, जैसे बताया कि अनामिका ने कि नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अब mg डाउनवर्ड है तो इसके अपोजिट में क्या लगना चाहिए? कूलाम्बिक फोर्स। ये क्या होता है? q इंटू ई। यस, अभी देखा था ना, QE होता है, F इज इक्वल टू QE। Yes, sir. केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया, वो इक्वेशन लिखी थी ऐसे, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया तो F इज इक्वल टू QE। तो F इज इक्वल टू QE किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के बराबर, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिखूं तो लिख सकता हूँ ना बेटा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट से, कि Q इंटू ई शुड बी इक्वल टू mg। अब इसमें वैल्यूज रखो, चार्ज कितना दे रखा है इस ड्रॉपलेट पे? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है, ऐसा यूनिट में तो रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे मास ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट 10⁻³ है ना, किलोग्राम्स। उसके बाद क्या, और क्या बचा? जी की वैल्यू 10 क्वेश्चन में दे रखी है ना, 10 दे रखी है, ठीक है। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करूं, सॉल्व 15 into 10 raised to power 6. इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 10 की पावर -1, ठीक है। तो ऊपर गया तो आपका आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर कूलम। Coulomb. तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? Vertically upward. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन Same सेम होती होती है। तो अब मुझे बताओ बुद्धुओं, इस क्वेश्चन में कुछ था? No, sir. हुआ क्यों नहीं तुम लोगों से? तो बोलते हो कि सर हम पढ़ते हैं घर पे जाके, सर हमने तो रिवीजन भी कर लिया, सर हमने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आप टेंशन ही मत लो बिल्कुल। अबे टेंशन हो जाएगी मुझे तुम्हें सेलेक्ट कराने की, भाई क्या कर रहे हो? तो देखो इजी पीजी लिख दिया, अच्छा गिरजा ने तो सॉल्व कर लिया था, इजी पीजी लिख दिया, शो ऑफ कर लो, शोशेबाजी कर लो, सवाल मत करो बस, है कर लोगे? अब बताओ, अब हो जाएगा इस तरीके से सवाल? तो पहले 1.5 नीचे नहीं आएगा? सर ये 1.5 नीचे नहीं आएगा, कौन सा? डिवाइड में नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हाँ डिवाइड में जाएगा। देखो अभी भी गलती होगी ना, देखो कितने अभी हाँ बोल दिया तुम लोगों ने, कुछ बच्चे सही है। हाँ तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप। आज मैं सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर रहा हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ है। 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर -6, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है? ये ऊपर जाएगा 10 की पावर, एक सेकेंड, 10 की पावर 5 हो गया, तो बेटा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ रहा है? ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, वैल्यू देख लेते हैं, सॉल्यूशन 66.67 आएगा, ठीक है 66.67 न्यूटन पर कूलम। हाँ अब ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपको वैल्यू निकालनी थी। मैं सिली मिस्टेक पता है क्यों कर रहा हूँ आज? क्यों? बताओ, आइडिया लगाओ, वाई ऐसा क्यों हो रहा है? सर हमें चेक करने के लिए। नहीं आज सच में हो रही है, आज सच में हो रही है। एक तो मेरे को ना कई दिन से बुखार सा हो रखा था ना, तो आज थोड़ा ठीक हुआ, तो आज मैंने जम के खाया दोपहर में, तो आज जो है चावल मेरे सर पे सवार हैं ठीक है, भोजन आज मेरे सर पे चढ़ के बोल रहा है, क्या करें यार। अच्छा ठीक है, कर लोगे ना? अच्छा तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा कि भरपेट खा लिया और बस वहीं, अरे बस करो अब हो गया? सर हाँ होता है।
होता है ना, एकदम जम के खाया, बड़ा टेस्टी कुछ खाना बना, उसको इतना खा लिया कि बस बस करो, अब गोला रुक जाए तो अच्छा है, गोले को घूमने से रोक दो, अब गोला ना ही घूमे तो बढ़िया है। तो ऐसा कुछ करो भाई, ठीक है। तो ये ऐसा इजी क्वेश्चन था बेटा। फोर्स सस्पेंडेड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड में, दोनों बराबर हो गए। तो हमें पता है कूलाम की जो फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स, वो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और एम जी तो हमें पता ही है सेल्फ वेट होता है। तो ये दोनों बैलेंस आउट हुए, हमने बैलेंस किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी आ गई 66.67 न्यूटन पर कूलाम्ब, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर एक कूलाम्ब का फोर्स होता, यहाँ पे तो क्यू आपको वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶, अगर ये 1 कूलाम्ब फोर्स हो, 1 कूलाम्ब चार्ज होता, तो 66.67 न्यूटन का फोर्स उस पर लगता। ऐसा है इसका मतलब, ठीक है। अब जिस बच्चे को डाउट है अभी तक का चीजों में, वो एक बार पूछ लेगा। जिस बच्चे को डाउट है वो एक बार पूछ लो। सर आपने अभी अभी क्या बोला? अभी अभी ये बोला कि अगर देखो क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू दे रखी है ना 1.5 10⁻⁻⁶ कूलाम्स, है ना, और हमारा आंसर आया 66.67 न्यूटन पर कूलाम्ब। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज 1 कूलाम्ब का चार्ज होता, तो उस पर 66.67 न्यूटन का फोर्स लगता। ये मतलब है, मतलब समझा रहा हूँ कि फाइनल आंसर का मतलब क्या है, ठीक है। यस। इस पे कितना लग रहा है, 10 मिलीग्राम वाले पे कितना लग रहा है फोर्स? 10 मिलीग्राम वाले पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 to the power 0.1 न्यूटन लग रहा है ना, देखो। यस सर। Yes, यस सर। एमजी फोर्स लग रहा है ना इस पे, तो यस सर। इस पे एफ और एमजी की वैल्यू बराबर है, तो इस पे एमजी के बराबर फोर्स लग रहा है। तो एमजी कैलकुलेट कर रहे हो तो 10⁻⁻1 न्यूटन आ रहा है, तो 0.1 न्यूटन लग रहा है इस चार्ज पे। और अगर 1 कूलम चार्ज होता तो उस पे 66.67 न्यूटन लगता। अब थोड़ा ऐसे समझोगे ना तो पता चले जाएगा कि हाँ ऐसे कुछ हो रहा है। चलो चलो जी, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक के द्वारा तो हमें पता चल गया कि E इज इक्वल टू F/Q होता है। अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या होगा, देखो बहुत सारे चार्जेस थे बेटा, Q1 Q2 Q3 Q4, इनकी वजह से एट अ पॉइंट P आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एट अ पॉइंट P। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, ये बताओ। वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज Q1 की वजह से E1 आ गया, Q2 की वजह से E2 आ गया, Q3 की वजह से E3 एंड Q4 की वजह से E4। ये सारे के सारे वेक्टर हैं, ऑल द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग एट पॉइंट P। तो क्या इनका नेट निकाल लेंगे, एग्रीगेट या रिजल्टेंट वेक्टर, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यस, Yes, ये सारे Q1 Q2 Q3 Q4 क्या थे, इंडिविजुअल चार्जेस थे। इनकी वजह से एट अ पॉइंट P, अब पॉइंट P की दूरी Q1 से R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3 दूरी पर है पॉइंट P, Q4 से R4 दूरी पर है पॉइंट P। तो सारी की सारी चीजें अलग अलग है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज इंडिविजुअल चार्जेस E1 E2 E3 E4 आएगा। सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो हम क्या करेंगे, हम इनका वेक्टर सम कर देंगे। वी विल फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट E, जिसको मैंने बोला EP। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और वो क्या है, इट इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। यस बेटा। यस यस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, KQ/R², KQ/R²। तो थर्ड वाले का आएगा KQ3/R3², फोर्थ का KQ4/R², तो ये सब करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वेक्टर सम करो, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। ठीक, करोगे एक क्वेश्चन? यस चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार।
थोड़ा लेंदी है, इसको इसका हिंट दे दूंगा आज, फिर इसको करना आप लोग, पढ़ सर लो कल। हाँ सर माइक्रोकूलम की वैल्यू 10⁻⁻6। यस, माइक्रोकूलम इज 10⁻⁻6। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। Two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its midpoint. ठीक है बेटा, तो एक बार चित्र ड्रॉ कर देता हूं, फिर सोचना आप लोग। 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एक है आपका 10 माइक्रोकूलम और दूसरा है -10। -10, ठीक है। एक है प्लेस्ड पॉइंट ए पर, इसको ए बोल दिया जी, इसको बी बोल दिया। फिर इन ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग ग्रीन कलर की आ गई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको दो टुकड़ों में तोड़ने वाला परपेंडिकुलर लाइन, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई पे एक पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, देखो पॉइंट ए और बी आपको हाईलाइट हो गए, 10 सेंटीमीटर दूर थे, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, तो ये आपका जो है ये ऊंचाई जो है ये 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको एक स्टेप तो बता देता हूँ, फिर कर लेना आप लोग। सबसे पहला मैं क्या करूँगा, मैं ये दूरी निकालूंगा, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाओ। 3 पाइथागोरस लगा के कितना आ रहा है, सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे किया, h इज इक्वल टू √p² + b², ठीक है। तो ऐसे करोगे तो √12 12 144 + 25, तो ये आपका आएगा 1/169, तो ये आपका 13 आ रहा है, ठीक है बेटा, 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले आपको फोर्स निकालना है, फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A, उसको डिवाइड कर देना P के मैग्नीट्यूड से, फिर फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस एट B, उसको करना, फिर आपको जो है क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, ठीक है। करो। ये समझ आया कि ये डायग्राम समझ आ गया, यस सर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये नोट शेयर करूंगा विद दिस सॉल्यूशन स्लाइड, ठीक है, इसके साथ आपको शेयर कर देंगे। फिर कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जैसे हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जाना कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, दे आर मैथमेटिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, है ना, चार्ज की प्रेजेंस, फोर्स एक्सर्टेड, उन सबको समझने के लिए दे आर मैथमेटिकल टूल्स। तो हमने ये सब जाना बेटा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझाऊंगा कल आपको मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, और ये करेंगे। अब इससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको ये सॉल्यूशन स्लाइड के साथ आपको ये शेयर कर दूंगा, ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल एज आई विल शेयर विद यू DPP ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आप लोग अगली क्लास में आने से पहले इसको अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। दिल भेजो और वादा करो कि करके आओगे, क्योंकि देखो
आप भूल जा रहे हो बेटा चीजों को, है ना। नहीं तो भूल जाओगे तो दिक्कतें ऐसी आएंगी कि फिर लास्ट में इतना पाइल अप हो जाएगा कि क्या छोड़े क्या करें समझ ही नहीं